Because my this meeting is तो इसको got it कर लूं लीव मीटिंग। सबको प्रणाम, शुभ संध्या। हम लोग फेसबुक पर लाइव हैं। जैसा कि दर्शकों को, इस फेसबुक से जुड़े हुए दर्शकों को, श्रोताओं को जैसा कि पहले से भी पता है कि हम लोग डॉक्टर हरिराम पाठक सर के संयोजन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतन श्रृंखला शुरू किया गया है और आज उसकी तीसरा भाग आज प्रस्तुत है। आज के इस कार्यक्रम में प्रिय दर्शकों, प्रिय श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में जो हमारे अतिथि वक्ता हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी मैं 2 शब्द में सर का परिचय आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। आप हैं प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह सर। आप अध्यक्ष एवं आचार्य हैं भारतीय भाषा केंद्र। आप अध्यक्ष एवं आचार्य हैं भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से। प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह सर ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ग्रंथावली 8 भागों में उस ग्रंथावली का संपादन किया। आपकी अन्य पुस्तकें जो आपके द्वारा संपादित हैं, प्रकाशित हैं, उनमें हैं प्रमुख हिंदी कवि और काव्य रीतिकाल से आचार्य रामचंद्र शुक्ल वैचारिक परिभूमि, प्रमुख हिंदी कवि और काव्य, आधुनिक काव्य धारा, विचार और दृष्टि आदि अनेक आलोचनात्मक ग्रंथों के आप लेखक हैं। विभिन्न पुरस्कारों और सम्मानों से अलंकृत हैं। भारतीय आलोचना शास्त्र एवं हिंदी साहित्य के इतिहास में विशेष दखल रखते हैं। प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह सर आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रृंखला, जो चिंतन श्रृंखला है, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समीक्षक व्यक्तित्व की निर्मिति और विकास पर अपना वक्तव्य देंगे। आपके साथ जो इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं, आप हैं डॉक्टर हरिराम पाठक सर। डॉक्टर हरिराम पाठक सर भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप स्वयं एक अच्छे समीक्षक और आलोचक हैं। आप साहित्य विमर्श, पूर्वोत्तर साहित्य विमर्श पत्रिका के संपादक और अनेक ग्रंथों के सर्जक हैं। आप दोनों को सादर प्रणाम और इस मंच को सादर प्रणाम। मंच से जुड़े हुए सभी श्रोताओं को, दर्शकों को प्रणाम। अब यह मंच मैं आप सबको, आप दोनों को समर्पित करता हूं। आप सबको हृदय से स्वागत करते हुए, प्रणाम करते हुए सर, पाठक सर अग्रसारित करें। आप सभी महानुभावों, दर्शकों, श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिवादन। और विशेषकर सर्वभाषा ट्रस्ट ने इसका प्रबंधन किया है, इसका आयोजन किया है, उनके प्रति मैं आभारी हूं। और सर्वप्रथम मैं प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी को इस मंच पर आवाहन करने हेतु मैं उनका सम्मान करता हूं। और ओम प्रकाश सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतन श्रृंखला भाग 3 में जो विषय रखा गया है आज का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समीक्षक व्यक्तित्व की निर्मिति एवं विकास। इस विषय पर हमारे वक्ता, विद्वान वक्ता प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी के आगमन से हम सभी बहुत ही प्रसन्न हैं और आशा करते हैं कि यह कार्यक्रम उनके कुशल वक्तृत्व में पूर्ण सफल होगा। और इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं ओम प्रकाश सिंह सर को आमंत्रित करता हूं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, सर्वभाषा ट्रस्ट से जुड़े हुए हमारे सभी विद्वान साथियों, डॉक्टर हरिराम पाठक जी और फेसबुक लाइव से जुड़े हुए हमारे सभी मित्र, आप लोगों का अभिवादन, अभिनंदन और सादर प्रणाम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर जैसा कि अभी मुझे मालूम हुआ कि सर्वभाषा ट्रस्ट ने
एक व्याख्यान माला आयोजित की है और उस व्याख्यान माला में 2 व्याख्यान हो चुके हैं। आज तीसरे व्याख्यान के रूप में जो विषय मुझे बताया गया वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समीक्षक व्यक्तित्व की निर्मिति और उसका विकास, यह किस तरह से हुआ। मैं 2 बातें बहुत पहले ही साफ कर देना चाहता हूं जो मेरे दिमाग में है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के पहले व्यवस्थित समीक्षक हैं, एक चीज। दूसरी चीज कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के एक ऐसे समीक्षक आलोचक हैं जिनसे उनके बाद का हर आलोचक टकराता है, उनके सिद्धांतों से, उनके रचना कर्म से, उनके साहित्य चिंतन से, और टकरा करके फिर वह कहीं न कहीं उन्हीं की मान्यताओं के इर्द गिर्द लौट जाता है। या दूसरे शब्दों में कहें कि टकराव तो बहुत है, लेकिन उस टकराव के बाद जो घुमावदार रास्ता पकड़ा जाता है वह घुमावदार रास्ता कहीं न कहीं रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाओं के पास ही हमें ले जाकर खड़ा करता है। और मुझे एक शेर याद आ रहा है कि जाहिदे तंजर ने मुझे काफिर जाना, जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर समझता है कि मुसलमान हूं मैं। तमाम आलोचनाओं के बीच और विकास क्रम को, हिंदी साहित्य के विकास क्रम को समझते हुए अगर देखिए तो 2 आचार्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, शास्त्र परंपरा और लोक परंपरा को लेकर के कुछ नई बातें करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो भी बातें हैं, अन्य आचार्यों की जो बातें हैं, वह कुछ खंडन मंडन की प्रवृत्ति से ही सिमटी रह जाती हैं, उसके आगे नहीं बढ़ पाती और हमें कोई नई स्थापना नहीं दे पाती। मित्रों, जब मैं ये कहता हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के पहले व्यवस्थित समीक्षक हैं, तो उस समय हिंदी समीक्षा के दोनों रूप हमारे सामने रहते हैं, सैद्धांतिक समीक्षा भी और व्यवहारिक समीक्षा भी। सैद्धांतिक समीक्षा पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुछ लिखने का प्रयास किया था, कुछ ठोस मुकम्मल पुस्तक रूप में लिखने का प्रयास किया था। लेख तो कई हैं, अनेक हैं। पुस्तक के रूप में जो कुछ भी लिखने का उन्होंने प्रयास किया था, नोट ले लिया था, टिप्पणियां ले ली थी, कुछ हिंदी में, कुछ अंग्रेजी में, और उनको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा इसके बारे में भी उन्होंने कुछ सोच रखा था, लेकिन वह काम पूरा न हो सका। उस काम को उनके पटु शिष्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने संपादित किया और रस मीमांसा के नाम से प्रस्तुत किया। आज भी मेरी यह मान्यता है और आप भी सहमत होंगे कि हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा के लिए, हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा के लिए वह एक अकेली पुस्तक है। जो भी थोड़ा बहुत आधा अधूरा विचार करती है वही पुस्तक विचार करती है। इसके बाद सैद्धांतिक समीक्षा पर नहीं लिखा गया और हिंदी की जो व्यावहारिक समीक्षा है उस व्यावहारिक समीक्षा पर आचार्य शुक्ल की 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें, तुलसीदास, सूरदास और मलिक मोहम्मद जायसी, इनके अलावा उनके तमाम लेख हैं।
तमाम निबंध हैं। उन लेखों में और निबंधों में सैद्धांतिक समीक्षा पर भी बात की गई है, व्यावहारिक समीक्षा पर भी बात की गई है, और शुक्ल जी के सैद्धांतिक समीक्षा और व्यवहारिक समीक्षा पर अब तक अनेक विद्वानों द्वारा बहुत काफी कुछ कहा सुना जा चुका है, या बल्कि मैं यूं कहूं कि जो कुछ कहा सुना गया वह शुक्ल जी के समीक्षा सिद्धांतों की निर्मित के आधार पर ही कहा गया। मेरी मान्यता थोड़ा सा इससे अलग हट करके है, और जब आपने यह विषय दिया कि शुक्ल जी के समीक्षक व्यक्तित्व की निर्मित, तो मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे कुछ ऐसा स्पेस दे रहे हैं कि मैं अपनी बातें उसमें कह सकूं, कुछ जोड़ सकूं। एक चीज मैं पहले से यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि आज जो मैं बातें आपसे करने जा रहा हूं, इन बातों के केंद्र में शुक्ल जी के सैद्धांतिक और व्यावहारिक समीक्षा का स्वरूप मात्र उतना ही है जिससे कि हम आप परिचित हैं। उसके बारे में मैं नया कुछ नहीं कहने जा रहा हूं, या उसके आगे कुछ नहीं कहने जा रहा हूं। उसकी जगह पर मैं कोशिश ये करूंगा कि शुक्ल जी के व्यक्तित्व निर्मित में वह उनके समीक्षक व्यक्तित्व की निर्मित हो, आलोचक व्यक्तित्व की निर्मित हो, इतिहासकार व्यक्तित्व की निर्मित हो, निबंधकार व्यक्तित्व की निर्मित हो, या और जो जो उनके रूप हैं, साहित्य रचना के जो रूप हैं, उन साहित्य रचना के रूपों के निर्माण क्रम में, विकास क्रम में जो चीजें सहायक रही हैं, मैं उन चीजों पर आप लोगों से कुछ बात कर सकूं। और यह तो एक बहुत ही मानी हुई बात है कि बालक के व्यक्तित्व के निर्माण क्रम में परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। शुक्ल जी के व्यक्तित्व के निर्माण में परिवार के जिस व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, उसे भोजपुरी में जो शब्द कहा जाता है वह शुक्ल जी की आजी हैं, ग्रैंड मदर, जिन्हें दुद्धू मां कहते थे। भारतीय संस्कारों से पूरी तरह से जुड़ी हुई महिला और बालक शुक्ल को संस्कार देने की भरपूर कोशिश करने वाली महिला। तमाम उन्हें रामायण, महाभारत और पंचतंत्र और इन सब की कहानियों को सुना करके उनके मानस का निर्माण करने वाली महिला। और अगर शुक्ल जी ने अपने जीवन में सबसे अधिक प्रभाव किसी का स्वीकार किया है तो दुद्धू मां का स्वीकार किया है। शुक्ल जी के परिवार के लोग अगर सुन रहे होंगे तो बाद में मेरी बात को तस्दीक करेंगे। शुक्ल जी के पिताजी का आतंक तो था शुक्ल जी पर, लेकिन उस तरह से उन्होंने वह प्रभाव नहीं ग्रहण किया था जो उन्होंने दुद्धू मां से किया। इसके बाद शुक्ल जी को आप देखेंगे कि उनका जन्म तो अगौना में हुआ था, बस्ती जिले में, लेकिन जो इनका मूल गांव था भेड़ी, देवरिया जिले में। भेड़ी एक ऐसा गांव जो शुक्ल लोगों का डीह कहा जाता है। मैं इन बातों की तरफ आपका ध्यान इसलिए ले जा रहा हूं कि अक्सर शुक्ल जी की आलोचना करते समय, शुक्ल जी की बात करते समय उन्हें कभी ब्राह्मणवादी घोषित कर दिया जाता है, कभी जो हमारे आश्रम हैं उन आश्रमों से जुड़ा हुआ घोषित कर दिया जाता है, कभी तुलसी के समर्थन में इस तरह से दिया जाता है कि जैसे तुलसी की जो सारी मान्यताएं हैं उन सारी मान्यताओं पर रामचंद्र शुक्ल मुहर लगा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि एक बालक, एक बच्चा जो भेड़ी के परिवेश से परिचित है,
जो दुद्धू माँ के साथ पला बढ़ा है, मिर्जापुर में जिसने नाना खेल खेले हैं, एक अलग अलग तरह का पारिवारिक माहौल जिन्होंने पाया है, जिनकी मित्र मंडली लोगों से, कई तरह के लोगों से जुड़ी रही है, इस पर बहुत कुछ लिखा भी जा चुका है। और उस समय शुक्ल जी का जो प्रकृत प्रेम रहा, मिर्जापुर में रहते हुए जिस तरह से वे भ्रमण को जाते रहे, जिस तरह से निकलते रहे, जिस तरह के बुजुर्गों का उनका संग साथ रहा, अपने पड़ोसियों का, इन सब बातों पर काफी कुछ लिखा जा चुका है। मैं संकेत केवल इसलिए कर रहा हूं कि जिन ऐसी चीजों को छोड़ करके हम आगे बढ़ जाते हैं, वे छोड़ करके आगे बढ़ने वाली चीजें नहीं है। इन पर हमें ध्यान देना चाहिए और यह देखना चाहिए कि ये शुक्ल जी के मानस के निर्माण में किस तरह से सहायक रही है, किस तरह से, या इनकी क्या भूमिका रही है। ये एक तरह से अगर देखें तो मिर्जापुर का जो परिवेश है शुक्ल जी का, शुक्ल जी का जो बचपन जिस परिवेश में बीता है, वह बहुत ही ऊर्जा प्रदान करने वाला परिवेश है। उस परिवेश से शुक्ल ने काफी कुछ सीखा। उसे दोनों तरह से देखना चाहिए कि उनके परिवार के ढंग पर देखना चाहिए, उनके मित्रों के ढंग पर देखना चाहिए, रचनाकारों के ढंग पर देखना चाहिए, साथ ही साथ किस तरह से वे आनंद कादम्बिनी में कितनी परिस्थितियों के बाद संपादक बनकर के उनको प्रेमगढ़ ने कैसी स्थिति में बुलाया, इन चीजों पर भी हमें विचार करना चाहिए। शुक्ल जी की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, दीक्षा वह किस रूप में हुई, किस ढंग से उन्होंने लेखन शुरू किया, वह शुक्ल जी का कौन सा तेवर था, जिस तेवर के चलते जीवन के निर्माण काल में ही वे सरकारी सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिए गए। वही कलेक्टर विंडम जो उनकी कला से, नक्शा निर्माण की कला से परम खुश था और बुला करके कहा था कि इन्हें सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करवाइए, फिर उसी विंडम ने ही शुक्ल जी को सरकारी नौकरी से सरकारी नौकरी के अयोग्य ठहरा दिया कि ये जीवन भर सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। कारण केवल एक था, शुक्ल जी का वह अंग्रेजी लेख जो व्हाट हैज इंडिया टू डू के नाम से प्रसिद्ध हुआ, प्रकाशित भी हुआ। मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर के अब आप लोगों से उन चीजों पर बात करना चाहता हूं कि शुक्ल जी का जो समीक्षक व्यक्तित्व बना, उस समीक्षक व्यक्तित्व ने शुरू में क्या लिखा। समीक्षाएं तो उन्होंने खूब लिखी, जिसकी हल्की सी चर्चा मैंने पीछे आप लोगों से या पहले ही आप लोगों से कर दी कि उन्होंने सैद्धांतिक समीक्षा भी लिखी, व्यावहारिक समीक्षा भी लिखी, और इन दोनों को लेकर के खूब टकराव भी हुआ। आज भी वह टकराव होता है, आज भी हम शुक्ल जी से टकराते हैं, उनकी समीक्षा पद्धति से टकराते हैं। लेकिन इन समीक्षा पद्धतियों या एक समीक्षक व्यक्तित्व की निर्मित में और कौन कौन सी धाराएं थी, जिन धाराओं में शुक्ल जी लिख रहे थे, और जिस तरह से हम शुक्ल जी को समझते हैं, जिस रूप में याद करते हैं, उस रूप में याद करते रहने के पीछे शायद यह कारण था कि जी का लिखा हुआ सब कुछ हमें उपलब्ध नहीं था, सब कुछ सुलभ नहीं था। हर्ष का ही विषय कहेंगे कि अब हमारे सामने शुक्ल जी की लिखी हुई सारी सामग्री मौजूद है। कुछ ही ऐसी चीजें हैं, एक आध दो निबंध या कुछ इस तरह की चीजें
हैं जो हम नहीं पा सके हैं, लेकिन और लगभग सभी चीजें जब हमारे पास मौजूद हैं तो शुक्ल जी को एक नई तरह से हम सोचें, इसके लिए हमें प्रेरित करती है। मित्रों, आचार्य शुक्ल ने 1901-1902 के आसपास से कविता लेखन से साहित्य सर्जना शुरू की थी। अब लगभग उनकी सारी कविताएं भी संकलित हो गई हैं, बहुत कविताएं नहीं हैं, लेकिन शुरू में उन्होंने कविताएं लिखी और कविताओं के साथ साथ ये मशहूर था, ये बात सभी लोग जानते हैं कि शुक्ल जी कितने पढ़ाकू थे और किस तरह से मिर्जापुर लाइब्रेरी की सारी किताबें वे पढ़ डाले थे। मुझे बार बार ये बात आकृष्ट करती है और ये लगता है कि इस पर हमें देखा जाना चाहिए। मैं थोड़ा सा उनके समीक्षक व्यक्तित्व की तरफ जा रहा हूं कि शुक्ल जी हिंदी में समीक्षा लिखने के पहले कुछ बड़े महत्वपूर्ण अनुवाद किए थे। जिसमें एक अनुवाद उनका साहित्य नाम से था, जो एक सीरीज था। दूसरा अनुवाद उनका कल्पना का आनंद, प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन। ये दो बड़े अनुवाद उनके छपने के बाद, और ये आप शीर्षक से ही देखिए कि साहित्य शीर्षक का जब वो अनुवाद कर रहे थे, उस लेख का अनुवाद कर रहे थे आइडिया ऑफ लिटरेचर का, तो आइडिया ऑफ लिटरेचर कई पार्ट्स में बटा हुआ लेख है, 13-14 भागों का लेख है और शुक्ल जी ने उसका पूरा अनुवाद साहित्य शीर्षक से किया। साहित्य शीर्षक से अनुवाद करते समय कहीं न कहीं उनके मन में यह धारणा जरूर थी कि वे साहित्य को समझना चाहते हैं कि साहित्य क्या होता है, किसको हम साहित्य कहें और साहित्य के निर्माण में कल्पना का योगदान होता है, उसका सुख क्या है, प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन। और इन दोनों पर जब शुक्ल जी की दृष्टि पूरी तरह से विकसित हो गई, दोनों चीजों को जब अच्छी तरह से समझ लिया, तब इसके बाद वे कविता क्या है निबंध पर बढ़े हैं। और मुझे ऐसा लगता है, और जितना मुझे सूत्र मिला है उन सूत्रों के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि कविता क्या है शुक्ल जी का एक ऐसा निबंध है जिसको वे जीवन भर लिखते रहे, आजीवन लिखते रहे। उसके 3 ड्राफ्ट हमारे सामने हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है 1907 या 8 से लेकर के 1930 के बीच में लिखे गए। और इन ड्राफ्ट्स के रूप और आकार, तो तीसरा ड्राफ्ट 30 पेज का है, शायद 35 पेज का है। ये शुक्ल जी का शुरुआती प्रयास है, जहां से वे साहित्य की दुनिया में प्रवेश करते हैं। और साहित्य की दुनिया में जब प्रवेश कर जाते हैं तो आप ये देखें कि फिर उनका ध्यान केवल साहित्य के उन्हीं पक्षों पर नहीं रह जाता जिन पक्षों पर हम पहले से विचार करते चले आ रहे हैं। साहित्य के तमाम नए नए प्रदेश खोजने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। और इस प्रयास क्रम में उनका जो कार्य क्षेत्र था वह बदलता रहा। मिर्जापुर में भी कभी आनंद कादम्बिनी का संपादन, कभी और दूसरे तरह के लेखों का लेखन, फिर उसके बाद शब्द सागर से जुड़ जाना और बनारस आ जाना। ये शब्द सागर से जुड़ना, यह भी शुक्ल जी के मानस के निर्माण में एक बड़ी भूमिका अदा करता है। और
शब्द सागर के निर्माण में शुक्ल जी का क्या योगदान रहा, शुक्ल जी ने उसको कैसे आगे बढ़ाया, किस तरह से जब धीरे धीरे सभी लोग जो शब्द सागर के संपादन से जुड़े हुए थे छोड़कर चले गए, तब भी अकेले शुक्ल जी ने शब्द सागर का संपादन किया और तमाम क्षेत्रों के जीवन के तमाम क्षेत्रों के जीवन की तमाम विषयों के जीवन की तमाम विधाओं की शब्दावलियां उन्होंने खोज कर ली आई और शामिल की। उनके बारे में जो कुछ कहना था या उस कोश के बारे में जो कुछ कहना है, शब्द सागर के बारे में जो कुछ कहा गया, शुक्ल जी के बारे में जो कुछ कहना है, ये श्याम सुंदर दास कह चुके हैं। जो उस कोश के प्रधान संपादक थे उन्होंने ही कहा था कि कोश को शुक्ल जी ने बनाया और शुक्ल जी को कोश ने बनाया। एक 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 बड़ा कैनवस मिलता है शुक्ल जी को काम करने के लिए और कोश के माध्यम से साहित्य को विविध अनुशासनों से जोड़ने के लिए। शुक्ल जी जिस समय नागरिक प्रचारणी सभा में कोश का काम कर रहे थे, आप ये देखें कि उसी के साथ साथ उन्होंने नागरिक प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया और उस समय शुक्ल जी का फिर ध्यान पुनः अंग्रेजी में जो कुछ लिखा जा रहा था उसकी तरफ तो था ही, शुक्ल जी मनोविकारों की तरफ घूम जाते हैं और लगभग 1912 से 1919 तक वे लगातार मनोविकारों पर लिखते हैं। मैं जोड़ना चाहूंगा आप लोगों को कि उस सूत्र को जो प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन से उन्होंने पाया था उसे ले आकर के, या कविता क्या है उसमें जो कुछ उन्होंने निर्धारित किया, उस निर्धारण को मनोविकारों और मनोवेगों से किस तरह से जोड़ा। आज हम बड़े गौरवान्वित होते हैं और ये कहते हैं कि शुक्ल जी ने मनोविज्ञान पर लिखा, मनोविकार पर लिखा, मनोविश्लेषण पर लिखा, मनोभाव पर लिखा, लेकिन हमें रुक करके यहाँ ये भी सोचना चाहिए कि बिना मनोभावों के, बिना मनोविकारों के साहित्य की रचना नहीं हो सकती। साहित्य का अस्थाई भाव क्या है? क्या इन अस्थाई भावों को हम इन मनोभावों की को नजरअंदाज करके या इन मनोभावों को अलग हटा करके कुछ देख सकते हैं, कुछ कह सकते हैं? बड़ा सुखद लगता है मुझे और थोड़ा थोड़ा आश्चर्य भी होता है कि ये क्या कारण है, क्या चीज है कि जिन 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 मनोभावों पर शुक्ल जी 1912 से 1920 के बीच में लेखन कार्य कर रहे थे और लिखे। पहले मनोविकारों का विकास और मनोविकारों के विकास शीर्षक के अंतर्गत उन्होंने 6-7 मनोविकारों की चर्चा की, संक्षिप्त चर्चा की। इसके बाद एक एक मनोविकार को लेकर के लगभग 9-10 मनोविकारों पर उन्होंने विस्तृत और गंभीर लेखन किया, लेख लिखे, बड़े बड़े निबंध। आगे जब हम देखते हैं तो आप देखें कि इन्हीं मनोविकारों को लेकर, इन्हीं मनोवेगों को लेकर बनारस के ही एक अभूतपूर्व शिल्पी जयशंकर प्रसाद ने एक महत्वपूर्ण रचना कामायनी की सृष्टि की। आप कामायनी के सर्गों को देखें और यह विचार करें कि यह कामायनी सर्ग क्या है, क्यों वहां ईर्ष्या है, क्यों वहां लज्जा है, क्यों वहां स्वप्न है। ये एक विचारणीय बिंदु है और यह विचारणीय बिंदु मैं आप प्रबुद्ध लोगों को सोचने के लिए, विचार करने के लिए छोड़ता हूं। अगर आप सोच लिए हैं, इस पर कुछ जान रहे हैं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन एक ऐसी चीज की जिस बीच में शुक्ल जी साहित्य सर्जना के लिए इन मनोविकार, मनोभावों और मनोविश्लेषण पर बातचीत कर रहे थे,
उसी समय आप ये देखें कि शुक्ल जी गंभीर रूप से अनुवाद के कार्य में जुड़े हुए थे। और अनुवाद किसका कर रहे थे? अगर आप नागरिक प्रचारणी पत्रिका को उल्टे पुलटे तो ये देखें कि यह जरूर देखेंगे कि विश्व में जो तमाम चीजें, तमाम घटनाएं, तमाम जो विकास ये सब हो रहा था विभिन्न क्षेत्रों में, इन सारे क्षेत्रों पर शुक्ल जी पत्रिका में टीप जरूर देते थे, सूचना जरूर देते थे। और उनका ध्यान उन 2-3 चीजों पर था जिन 2-3 चीजों को लेकर के पश्चिमी जगत में हलचल मची हुई थी, लेकिन भारतीय जगत में अभी उसकी सुगबुगाहट नहीं थी। इसी बीच में शुक्ल जी ने जो अनुवाद का कार्य किया है, उन अनुवाद के कार्यों पर भी हमें विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि शुक्ल जी इन अनुवादों के माध्यम से शुक्ल जी के व्यक्तित्व को हम कैसे समझ सकते हैं, इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। और मैं जब अनुवादों की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं उनके अनुवाद की पुस्तकों की बात करूंगा। और उसमें मैं बुद्धचरित, लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद, रिडल ऑफ यूनिवर्स, विश्व प्रपंच का इतिहास, विश्व प्रपंच का अनुवाद, शशांक का अनुवाद, आदर्श जीवन और राज्य प्रबंध शिक्षा। ये मैं कुछ ऐसे अनुवादों की बात करूंगा कि जिनका अनुवाद शुक्ल जी कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, जितना मेरी समझ में आया है मैं उन बातों को आपके सामने रख रहा हूं, उसमें आप इजाफा कर लीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा। मित्रों, ये रिडल ऑफ यूनिवर्स एक ऐसी पुस्तक जिसने पश्चिमी जगत में धूम मचा रखी थी, उद्वेलित कर रखी थी, पूरा पश्चिम का समाज जिसे लेकर परेशान था। और जिस रचना की व्यापक क्रिया प्रतिक्रिया पश्चिमी समाज में हुई थी, उस पश्चिमी समाज की ऐसी चर्चित पुस्तक का अनुवाद जब शुक्ल जी ने हिंदी में विश्व प्रपंच के नाम से किया तो बहुत दिनों तक इस पुस्तक की हिंदी में कोई नोटिस ही नहीं ली गई थी। हिंदी संसार को आभारी होना चाहिए रामविलास शर्मा का कि रामविलास शर्मा ने जब इस विश्व प्रपंच की तरफ लोगों का ध्यान दिलाया, तब गया ध्यान सबका कि यहाँ विश्व प्रपंच एक महत्वपूर्ण और अद्भुत रचना है, एक ऐसी रचना जिसने धर्म, दर्शन और विज्ञान के क्षेत्र को पश्चिम में विशेष रूप से प्रभावित किया था, और जिस पुस्तक के कारण चर्च जैसी संस्था को यह महसूस होने लगा था कि अब उसके ऊपर खतरा है। जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा कि पुस्तक में धर्म, विज्ञान और उसके दर्शन को लेकर के बात की गई है। सृष्टि के विकास के रहस्यों को समझने के लिए चर्च की अवधारणाओं का खंडन किया गया है और डार्विन की थ्योरी का मंडन किया गया है। धर्म का विकास कैसे होता है, दर्शन उसमें कितना सहायक होता है, धर्म क्या है, ये शुक्ल जी के चिंता का केंद्र प्रारंभ से ही था और अंत तक था। काफी कुछ उन्होंने उसके बारे में लिखा है, सोचा है, विचारा है, स्वतंत्र रूप से भी लिखा है और अनुवाद भी किया है। इस पुस्तक के माध्यम से
शुक्ल जी ने केवल पश्चिमी दर्शन को या केवल पश्चिमी सिद्धांतों को हमारे सामने नहीं रखा है, बल्कि भारतीय समाज में भारतीय सिद्धांतों के अनुरूप ये स्थापनाएं हमारे लिए कैसे सहायक होंगी, इसके बारे में भी बड़ी विस्तृत चर्चा उन्होंने की है। और आप देखेंगे कि लगभग जितनी बड़ी, जितनी लंबी, जितनी पृष्ठों की पुस्तक है, लगभग उतने ही पृष्ठों की शुक्ल जी की भूमिका है। अलग अलग साइज, अलग अलग आकार में जहां विश्व प्रपंच छपा, उसमें यह पृष्ठ संख्या अलग है, इसलिए पृष्ठ संख्या का उल्लेख करना जरूरी नहीं है। केवल मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर लगभग 90 पेज की भूमिका है तो पुस्तक भी 100-110 पेज की है। 110 पेज की पुस्तक की भूमिका 90 पेज में लिखा जाए, ये काफी महत्वपूर्ण है। और इस भूमिका के अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति के उस सिद्धांत को जिसे चर्च प्रसारित करता है, उसको चैलेंज किया जाए और डार्विन की थ्योरी का समर्थन किया जाए, यह एक बड़ा प्रयास था। दूसरी तरफ मुझे आज भी पता नहीं क्यों मैं बार बार सोचता हूं, आज भी सोच रहा हूं, अगर आत्म प्रशंसा न समझे तो अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले ही मेरे संपादन में आचार्य नरेंद्र देव ग्रंथावली प्रकाशित हुई है, 8 खंडों में, लगभग 4,500 पेज की। वहां भी मुझे मिला और जगहों पर मुझे मिला कि भारतीय चिंतन परंपरा अपने प्राचीन परंपरा से जब भी कभी टकराती है तो उसे बौद्ध धर्म और दर्शन पहला पड़ाव दिखाई देता है। आचार्य जी भी टकराए नरेंद्र देव, और बड़े विस्तार से टकराए। शुक्ल जी उतने विस्तार से तो नहीं टकराए हैं, लेखन में उतना विस्तार तो शुक्ल जी का नहीं है बौद्ध धर्म पर, लेकिन मैं बार बार यह सोचता हूं कि लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद उन्होंने बुद्ध चरित के नाम से किया और ब्रज भाषा छंद में किया। लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद उन्होंने गद्य में नहीं किया है, लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद उन्होंने छंद में किया, ब्रजभाषा में किया है। और जो पाश्चात्य जो परंपराएं, रीति रिवाज, रहन सहन जो चित्रित हुई है वहां लाइट ऑफ एशिया में, उसको पूरा भारतीय जामा पहना दिया है। शुक्ल जी के अनुवाद की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि शुक्ल जी पश्चिमी रहन सहन, रीति रिवाज, संस्कृति, वहां के प्रयोग, वहां के अनुप्रयोग, वहां का व्यवहार, इन सबको एक भारतीय जामा देते हैं। मित्रों, मैं ये बात केवल सूचना के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इस बात को जब कह रहा हूं और भारतीय शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो आप शुक्ल जी के परिप्रेक्ष्य में उस भारतीय शब्द को भी समझें कि शुक्ल जी के माध्यम से एक तरह से भारतीयता का निर्माण हो रहा था, एक ऐसी भारतीयता का निर्माण हो रहा था जो हमारे लहू में, हमारे खून में, हमारे रगों में रची बसी थी, जो हमारे रीति रिवाज थे, जो हमारे संस्कार थे। और इसे देखने के लिए आप विश्व प्रपंच भी देख सकते हैं, लाइट ऑफ एशिया भी देख सकते हैं, आदर्श जीवन भी देख सकते हैं कि कोई 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 उदाहरण वहां अंग्रेजी समाज का नहीं रह जाता। हर उदाहरण पलट करके वे भारतीय समाज का ले आते हैं और उसे भारतीय समाज के अनुरूप बनाते हैं। अगर अन्यथा न समझें तो मैं देखूं तो अभी आपके सामने मैं बुद्ध चरित का एक उदाहरण रखूंगा क्या, पढ़ करके ही बता सकता हूं आप लोगों को। और बुद्ध चरित के उस उदाहरण के माध्यम से जरा सा आप देखें कि किस तरह से शुक्ल जी ने अंग्रेजी में जो कविता लिखी गई थी, जो लाइट ऑफ एशिया का छंद था, उस अंग्रेजी छंद में व्यवहारित उपमानों को उन्होंने कैसे
भारतीय परिवेश में ढाल दिया है। क्या विशेषता है, मैं एक छोटा सा, बहुत छोटा सा उसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों अंश पढ़ रहा हूं। पहले आप अंग्रेजी देखें। स्थल वह है जहां की बुद्ध वैराग्य न लेने पावे और इसके लिए उनका स्वयंवर रचाया जाए और उद्यान में तमाम जगह की सुंदरियां इकट्ठा कर दी गई हैं। वे सुंदरियां जो इकट्ठा हुई हैं, उनके रूप, रंग और उनका रहन सहन, ये देखिए, जब एक पश्चिमी राइटर कर रहा है तो किस तरह से कर रहा है। Thus flocked Kapilvastu's maidens to the gate, each with her dark hair newly smoothed and bound, eyelashes lustered with surma. छोटा सा एक दूसरा हिस्सा है, फ्रेश bathed and scented, fresh bathed and scented, all in shawls and cloths of guest, slender hands and feet new stained with crimson and the tilak spots stamped bright. यह अंग्रेजी का अंश है। इसी अंग्रेजी अंश को देखिए, शुक्ल जी का कौशल देखिए जब ब्रजभाषा में बांधते हैं। नृपद्वारी कुमारी चली पुर की, नृपद्वारी कुमारी चली पुर की, अंगराग सुगंध उड़े गहरी, सजभूषण अंबर रंग बिरंग, उमंगन सो गुण माही भरी, कबरीन में मंजु प्रसून गुछ है, कबरीन में मंजु प्रसून गुछ है, दृग कोरन काजर लीक परी, सितभाल पर रोचत बिंदु लसय, पग जावक रेख रची उचरी। यह जो पश्चिम में लिखा गया था उसका भारतीयकरण है और यह बुद्ध चरित्र की विशेषता है। यह बुद्ध या बुद्ध के सामने जिस तरह का माहौल बनाया गया, वह माहौल पश्चिम नहीं बना सकता, यह पूरब में ही आकर के बनेगा। इसी तरह से ये, अब ये देखिए, एक तरफ विश्व प्रपंच, एक तरफ बुद्ध चरित्र, एक तरफ मैंने आपको बताया कि आदर्श जीवन, कि आदर्श जीवन की तमाम कथाओं को लेकर के उसके जो उदाहरण है वे भारतीय परंपरा के उदाहरण हैं। जो पश्चिमी उदाहरण दिए गए थे उनको सारा शुक्ल जी बदल देते हैं, भारतीय परंपरा में ले आते हैं। इसी तरह से माइनर हिंट्स का अनुवाद उन्होंने राज्य प्रबंध शिक्षा के रूप में किया था। कहने का आशय मेरा यह है कि शुक्ल जी ने जो अनुवाद का कार्य किया, वह अनुवाद का कार्य केवल साहित्य से बंधा नहीं रहा, समाज शास्त्र से बंधा नहीं रहा, बल्कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जाकर के उन्होंने अनुवाद खींच खींच करके जो वहां की महत्वपूर्ण रचनाएं थी और उन महत्वपूर्ण रचनाओं से कैसे हमारे साहित्य में वृद्धि हो सकती है, इसकी कोशिश करते हुए उन्होंने की। ये तो शुक्ल जी का वह पक्ष हुआ जो कि वे अनुवाद के माध्यम से ले आ रहे थे। इसके अलावा कुछ और दूसरे पक्ष हैं जिन पक्षों पर मैंने आपसे बात की और ये बताया कि अपनी पत्रिका पर काम, नागरिक प्रचारणी पत्रिका पर काम करते हुए शुक्ल जी ने किस तरह से पश्चिम में चल रही तमाम हलचलों की नोटिस यहां प्रकाशित की। बीच में मेरी बात छूट रही थी कि इसी तरह से बुद्ध के जीवन पर शुक्ल जी ने केवल बुद्ध चरित्र ही नहीं, बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए तमाम अज्ञात पक्षों को उन्होंने अपने लेखों में रखा है। वह लेख कहीं कुषाण के माध्यम से है, कहीं पारस के इतिहास के माध्यम से है, कहीं भीटा के खंडहर के माध्यम से है, कहीं बुद्ध के दांत के माध्यम से है जो कि वहां रखा गया था। मैं इन सब चीजों को लेकर के वे बुद्ध से भी टकराते हैं और बुद्ध को भी हमारे सामने ले आते हैं। यह तो हुआ एक हमारी तरह से इतिहास दर्शन या पाश्चात्य दर्शन जिससे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल टकराते थे। इन्हीं के साथ साथ हमें यह भी देख लेना चाहिए कि शुक्ल जी भारत के समाज दर्शन से किस तरह टकराए।
आज 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 हम शुक्ल जी पर बात करते हुए उनके ऊपर चाहे जो आरोप प्रत्यारोप चाहे जिस तरह से लगाए, जैसे पढ़े, पढ़ने का हमारा अधिकार है, पढ़ने की दृष्टि हमारी है, हम पढ़ सकते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति को आधा अधूरा पढ़ करके कोई निर्णय जब दिया जाता है तो थोड़ी असुविधा होती है। हम शुक्ल जी का बहुत कुछ न पढ़ा है। शुक्ल जी की एक बड़ी विशेषता है कि वे जब टकराए हैं, वह चाहे साहित्य की दुनिया में चाहे समाज की दुनिया में, तो कुछ बड़ी चीजों से टकराए हैं। शुरू शुरू में भी वे गांधी से टकराए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड नॉन मर्केंटाइल क्लासेस, यह उनका शुरुआती निबंध है। जिस निबंध में जाकर के वे टकराते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी भारत के छात्रों से, भारत के अध्यापकों से, भारत के वकीलों से, इन सब से तो सब कुछ छोड़ देने के लिए कहते हैं, भारत के व्यापारियों से क्या छोड़ने के लिए कहते हैं। शीर्षक ही उन्होंने रखा कि असहयोग आंदोलन और अव्यापारिक श्रेणियां। पता नहीं बताया जाता है कितना सच है, और होगा सच कि इसके बाद, इस लेख के बाद महात्मा गांधी ने भी इस लेख को पढ़ा था और मालवीय जी के जरिए हुए मालवीय जी के यहाँ बुला करके शुक्ल जी से मुलाकात भी किए थे, बातचीत भी किए थे। और बताते हैं लोग कि उसके बाद उन्होंने अपने सहयोग आंदोलन में कुछ परिवर्तन भी किए थे। खैर, ये आज जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसके बारे में विशेष बातें वही बता पाएंगे। शुक्ल जी हिंदी में भी लिखते थे, अंग्रेजी में भी लिखते थे। ये जो मैंने आपके सामने एक सिनेरियो रखा, यह सिनेरियो लगभग 1924 के आसपास तक का है। यह वह समय है जब शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चले गए थे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जाकर के उन्हें एक विभाग बनाने की, पाठ्यक्रम बनाने की, सुचारू रूप से क्लासेस चल सके, अपने विभागीय सहयोगियों के साथ मिलजुल करके यह कार्य करना था। उस समय भी शुक्ल जी पर हमले हुए थे, उस समय भी हुए, आज भी हुए, साहित्यिक हमले, शारीरिक हमलों की बात मैं नहीं कर रहा। अब बिना किसी नाम के मैं उस तरह से बताना चाहूंगा कि उस समय भी बनारस की कुछ पत्रिकाओं में शुक्ल जी के विरोधी कई लेख लिखे गए, जिस पर उस समय के हिंदी विभाग में जो लोग थे, पंडित केशव प्रसाद मिश्र थे, जगन्नाथ प्रसाद शर्मा थे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे, कुछ नाम जो मुझे याद आ रहे हैं, पीताम्बर दत्त बड़थवाल थे, कि इन लोगों ने एक गोष्ठी की, उसमें शुक्ल जी नहीं थे, और उस गोष्ठी में ये निर्णय लिया गया कि शुक्ल जी की ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं और जो इनके विरोध में लिखा जा रहा है, इसका लिखित विरोध किया जाना चाहिए, उसके विरोध में भी कुछ लिखा जाना चाहिए। शुक्ल जी बगल के कमरे में बैठे थे, जब इनको पता चला, गए उस गोष्ठी में और शुक्ल जी ने कहा कि देखो, तुम लोग भोजपुरी क्षेत्र में कही जाने वाली एक कहानी ढेला और पत्ता सुने होंगे। मैं ढेला या पत्ता नहीं हूं कि आंधी आने पर उड़ जाऊंगा या पानी आने पर गल जाऊंगा। मेरे बारे में तुम लोगों को कोई भी लिखित जवाब देने की तुम लोग कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना बचाव खुद कर लूंगा। ये वाकया 1924 और 25 के आसपास, 1924 के आसपास का मैं बता रहा हूं। खैर, उसके बाद जब आप देखिए 1929 तक सब सागर का काम खत्म हो गया, इतिहास का काम खत्म हो गया, जितने और लेखन, 1929 के बाद शुक्ल जी के लेखन में एक और अलगाव हम पाते हैं।
इसके पहले जो भी तुलसी 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 सूर और जायसी सब कुछ लिखा जा चुका। 1929 के बाद 30 के बाद शायद अपनी बीमारी के चलते या चाहे जो कारण रहा हो कि शुक्ल जी कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं कर पाए, लेकिन छोटे छोटे लेख लगातार लिखते रहे, हिंदी में भी लिखते रहे और अंग्रेजी में भी लिखते रहे। ऐसे 3-4 लेखों का जिक्र मैं केवल करना चाहूंगा। उनमें से कुछ लेख अधूरे हैं, अंग्रेजी में लिखे गए थे, वे पूरे नहीं कर पाए, अधूरे रह गए। बाद में चल करके हमें शुक्ल जी पर काम करते हुए शुक्ल जी के परिवार से ही ये पता लगा था, तब कुसुम चतुर्वेदी जी जिंदा थी, वे शुक्ल जी के साथ उनका बचपन बीता था कुछ दिनों तक शुक्ल जी के सानिध्य में। वे अक्सर मुझे बताया करती थी कि शुक्ल जी अपने अंतिम दिनों का मतलब 30 के बाद का जो उनका समय था, कि 1930 के बाद के समय में कबीर पर एक पुस्तक लिखने के लिए बड़े लालायित थे और कबीर पर पुस्तक लिखने की वे योजना भी बना चुके थे, रूपरेखा भी बना चुके थे, सिनॉप्सिस भी बना चुके थे। जिस तरह से सूरदास की पुस्तक में पहला चैप्टर उन्होंने भक्ति का विकास रखा है, उसी तरह से कबीर पर जो उनकी आगामी पुस्तक थी उसके लिए उन्होंने धर्म का विकास चैप्टर रखा था। बातें तो केवल सुनने सुनाने तक ही सीमित लग रही थी और ये, लेकिन जब कुछ और शुक्ल जी की चीजें खंगाली गई और उसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ एक चैप्टर, बड़ा चैप्टर मिला, रिलीजन एंड इवोल्यूशन। अब वह चैप्टर ग्रंथावली में भी है, चिंतामणि भाग 4 में भी है। तो रिलीजन धर्म के स्वरूप को लेकर के भी चिंतित थे शुक्ल जी, जाति के स्वरूप को लेकर के चिंतित थे, और जाति और धर्म का जो स्वरूप बन रहा था, हिंदुस्तान में जिस तरह का गठन था, उस गठन को लेकर के शुक्ल जी ने जितनी कठोर टिप्पणियां की हैं, उन कठोर टिप्पणियों को देखने के बाद जब यह सुनने में मिलता है शुक्ल जी जातिवादी थे, तो थोड़ा आश्चर्य होता है। जाति व्यवस्था शीर्षक लेख जो उनका अधूरा लेख है, पूरा नहीं कर पाए थे, अंग्रेजी का लेख है। सबसे पहले खबर उन्होंने ब्राह्मणों की ली है और ब्राह्मणों के लिए अंग्रेजी का जो शब्द है जिसका उन्होंने प्रयोग किया है, एरिस्टोक्रेट शब्द का प्रयोग किया है कि ये एरिस्टोक्रेट है। और आगे चल करके वे भारतीय जाति व्यवस्था पर विचार करते हुए हमें ये बताते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां की हर ऊंची जात अपने से निचली जात की परिकल्पना कर लिया करती है और उसी के अनुसार भेदभाव और आचार निर्धारित किए जाते हैं। यहां तक तो शुक्ल जी की समझ बिल्कुल। उसके बाद की चीज जो आप देखें वह एक बड़ी चीज है कि शुक्ल जी केवल जाति व्यवस्था तक ही नहीं जाते, उन लोगों के पास तक भी जाते हैं जो जाति बहिष्कृत है, उनके दुखों की बात करते हैं। तुलसीदास ने कहा था कि सबसे कठिन जाति अपमाना। जाति और उस व्यवस्था में बंधे हुए जो लोग हैं वहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन जो वे जाति व्यवस्था से बहिष्कृत हैं, उन जाति व्यवस्था से बहिष्कृत लोगों का जीवन कैसा होगा, सोच कैसी होगी, अपने बारे में वे क्या सोच रहे थे, इसे लेकर के शुक्ल जी चिंतित थे। और भी तमाम ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को लेकर के शुक्ल जी चिंतित थे, धर्म को लेकर चिंतित थे। जब ये कहा जाता था कि शुक्ल जी, या आज जो ये कहा जाता है कि शुक्ल जी किस तरह से धार्मिक रूप से बंधे हुए थे,
कौन सी उनकी मान्यताएं थी, जबकि उनके लेखन से हमें ये पुष्ट प्रमाण मिलते हैं कि शुक्ल जी बौद्ध धर्म के बारे में भी चिंतित थे। कहा तो यह जाता था कि शुक्ल जी हर शुक्रवार को सिगरा के गिरजाघर में भी जाते थे। शुक्ल जी लगातार 80 पर जो मारवाड़ी संघ है उसमें जाते थे। लोगों को यह लगता था कि मंदिर में जाते हैं, पता लगा कि वहां वो लाइब्रेरी में जाते हैं। किसी व्यक्ति को महिमा मंडित करना या किसी व्यक्ति को उसके विचारों से पदच्युत कर देना, ये दो चीजें होती हैं। और इन दोनों चीजों में अगर हम अतिरिक्त सावधानी नहीं रखेंगे तो हम खुद ही गिर पड़ेंगे। धर्म के बारे में शुक्ल जी क्या सोचते थे? शुक्ल जी का एक बड़ा महत्वपूर्ण लेख है, आप लोगों की निगाह से गुजरा होगा, सभ्य संसार का भावी धर्म। यह शीर्षक है लेख का, सभ्य संसार का भावी धर्म। और उसमें वे भारत के ही नहीं, भारत के बाहर के भी तमाम धर्मों की चर्चा करते हैं, बात करते हैं। उन धर्मों की चर्चा और उनके बात के माध्यम से जो उनका निष्कर्ष निकलता है, वह निष्कर्ष यही है कि अभी तक सभ्य संसार के लिए विश्व में कोई ऐसा धर्म नहीं बना है जिस पर आंख बंद करके सभी लोग चल सके। मित्रों, शुक्ल जी जब इस तरह की बात कर रहे थे तो उनके दिमाग में, उनके जेहन में नियोथॉट, नियोसाइंस और धर्म की जो दूसरी तमाम छोटी छोटी शाखाएं थी, जो आपके यहां भारत में भी आकर फल फूल रही थी, भारत में भी आकर जिनका प्रचार प्रसार हो रहा था, वे सब थी। और उन सब के अध्ययन के बाद, उन सब के चिंतन के बाद, उन सब के विकास के बाद, उन सब पर अपना मत स्थापित करने के बाद शुक्ल जी यह राय देते हैं कि अभी भारतवर्ष के लिए किसी निश्चित धर्म, ऐसा धर्म नहीं विकसित हुआ है जिस पर पूरा सभ्य संसार चल सके। वह धर्म अभी कोख में है। इन सभी धर्मों के मेल से, इन सभी धर्मों की जिन सभी धर्मों के जो प्रगतिशील तत्व हैं, उन प्रगतिशील तत्वों को लेकर के जिस नए धर्म का विकास होगा, वही नया धर्म सभ्य संसार का भावी धर्म होगा। मैंने कई चीजों की तरफ आप लोगों को संकेत किया, पता नहीं मैं इस संकेत करने की क्रिया में कितना सफल रहा हूं, कितना असफल रहा हूं, नहीं बता सकता। एक चीज की तरफ मैं और आपको संकेत करूंगा कि एक और बड़ा गंभीर लेख है जिस पर आप शुक्ल जी के उस लेख पर ध्यान देंगे तो शुक्ल जी के निर्मिति को समझ सकेंगे। और वह लेख है काम नहीं, सुरक्षा कला की मूल प्रेरणा है। जब कला के लिए और इस तरह की चीज, तमाम आंदोलनों से आप गुजर चुके हैं, उस समय पर शुक्ल जी ने कला का मूल उद्देश्य सुरक्षा माना था कि कला, वही कला पूर्ण विकसित है, वही कला पूरी तरह से स्थापित है जो हमें सुरक्षा प्रदान कर सके, जिसके माध्यम से हम सुरक्षित होते हैं। वह कला नहीं कही जा सकती जो हमें काम की तरफ ले जाए। काम मीन्स सेक्स, जो हमें काम की तरफ ले जाए और काम की तरफ ले जाकर के हमारे जीवन को स्खलित करे। ये कुछ ऐसे वैचारिक आयाम है जिन वैचारिक आयामों पर शुक्ल जी के आलोचकीय व्यक्तित्व के चर्चा के क्रम में विचार नहीं किया जाता, केवल हम उनको साहित्यिक खांचे में बांध करके रख देते हैं। मित्रों, केवल साहित्यिक खांचा नहीं, शुक्ल जी को समाज विमर्श, शुक्ल जी को दर्शन विमर्श, शुक्ल जी को न्याय विमर्श, शुक्ल जी को धर्म विमर्श,
इन सब तमाम चीजों में देखिए, और ये देखिए कि शुक्ल जी किस परिवेश से बड़े हुए थे, किस परिवेश में पले बढ़े थे। जानबूझ करके मैंने आप लोगों के सामने दुद्धू का जिक्र किया, मिर्जापुर का जिक्र किया। शुक्ल जी जिस तरह की कथाएं पढ़ करके सुन करके बड़े हुए थे उनका मैंने जिक्र किया। जिस तरह से उनके अंदर विरोधी चेतना का प्रादुर्भाव मिर्जापुर के दिनों में ही हो गया था, और उसके माध्यम से उस समय जो 2-3 लेख उनके आए थे उन लेखों का मैंने जिक्र किया। तो अगर इन सभी चीजों को मिलाकर के एक समुच्चय के रूप में शुक्ल जी के व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया को हम देखें तो शायद शुक्ल जी हमारे सामने अधिक स्पष्ट हो जाएंगे। और आज हम लोग जिन चीजों को लेकर के अलग अलग तरह से आरोप प्रत्यारोप की दुनिया में जा रहे हैं, या तमाम नवीन सिद्धांतों को उनके ऊपर आरोपित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद हमारा यह कार्य बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, या नहीं भी रुकेगा तो उसकी धार भोथरी हो जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आप लोगों ने मुझे समय दिया, मेरी बातों को सुना, इसका प्रचार प्रसार हुआ, मैं अपनी चीजों को कुछ लोगों तक पहुंचा सका। अगर इससे किंचित मात्र भी आप लोगों को शुक्ल जी के समझने में कुछ मदद मिले तो मैं अपना श्रम सार्थक समझूंगा। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार, अभिवादन। धन्यवाद सर। समय का ख्याल रखते हुए अपना अभिभाषण तो आपने बंद किया, लेकिन हमारा मन नहीं भरा सर। हमें हमेशा इच्छा होती रही कि हम और सुने, क्योंकि इतना अच्छा व्याख्यान रहा, इतनी बंद चीजों को आपने खोला। ऐसा लगता है कि सचमुच आपने जो कहा कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है और बहुत गलत सूचनाएं स्थापित करता है समाज में। हम सभी उसके शिकार हो रहे हैं, लेकिन आपने इतनी बढ़िया से शुक्ल जी की जो आलोचकीय निर्मिति है उसका कितना विस्तार से आपने प्रारंभ से लेकर के अंत तक, सांकेतिक रूप में ही सही, लेकिन आपने इतना बढ़िया स्वरूप उपस्थित किया उसका कि हम लोग तो बिल्कुल मंत्र विमुग्ध हैं। बिल्कुल कहाँ से लेकर के कि उनकी दादी जो है वो किस तरह रामायण महाभारत पंचतंत्र की कहानियां सुनाती थी, संस्कार वहां से निर्मित हुआ शुक्ल जी का। और वह संस्कार धीरे धीरे कितना बढ़ता गया, फलता फूलता गया। किस प्रकार उन्होंने अपनी नौकरी भी त्याग दी। व्हाट इंडिया हैज टू डू लिखने के बाद क्या प्रतिक्रिया हुई, समाज में कितना हलचल हुआ उसे लेकर के। और मैं कह रहा हूं सर कि ये जो हम लोगों ने श्रृंखला प्रारंभ की है, इस श्रृंखला के पीछे यही कारण है कि व्हाट हैज इंडिया टू डू का जो हिंदी अनुवाद हुआ उस आलेख का, उसको लेकर के एक आलोचक ने इतनी शुक्ल जी पर इतनी तीखी और भद्दी प्रतिक्रिया की। तीखी प्रतिक्रिया हो कोई बात नहीं है, लेकिन भद्दी प्रक्रिया जो अर्थ से बिल्कुल दूर हो। और आश्चर्य लगता है कि जहां पर शुक्ल जी ने, थोड़ा सा ज्यादा व्याख्यान देने का समय नहीं है और मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकता क्योंकि आपने बहुत कुछ कहा, बहुत चीजों की ओर हमें संकेत किया। एक पैराग्राफ है व्हाट हैज इंडिया टू डू में भारत को क्या करना चाहिए। उसमें पैराग्राफ यही था कि हमारे नेताओं को चाहिए कि अपने उद्देश्य को गांव के लोगों तक पहुंचाएं, ताकि समय आने पर गांव के लोग, अशिक्षित जनता, चाहे शिक्षित हो चाहे अर्धशिक्षित हो, वे हमारे मंसूबे को समझ सकें और हमारे साथ खड़े हो सकें। हमारे नेताओं का मतलब यहाँ एक महोदय ने अंग्रेजी नेताओं से ले लिया, जो अंग्रेज थे उनसे ले लिया, और उन्होंने आरोप लगा दिया सीधे साधे यह कि शुक्ल जी अंग्रेजों के समर्थन में लेख लिखे थे।
अब कितनी हम भ्रांति के शिकार, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, प्रतिक्रिया तो बहुत सारी है और आपने बहुत कुछ स्पष्ट बातें कही कि शुक्ल जी पर उस समय भी हम पीताम्बर दत्त बर्थवाल जैसे और भी विद्वानों के नाम आपने लिए कि सब लोगों ने मिलकर कहा कि इसका हमें प्रतिकार करना चाहिए। तो उस समय भी शुक्ल जी ने कहा कि नहीं, और प्रतिकार की अवस्था में या मूड में शुक्ल जी नहीं थे। लेकिन शुक्ल जी पर जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे, इसके खंडन के लिए, उसके विपक्ष में जो माने लोग तैयार हो रहे थे, जो विद्वान तैयार हो रहे थे, उनकी मानसिकता भी कितनी ऊंची होगी उस समय, जबकि आज भी हम वही काम कर रहे हैं, आज भी आरोप प्रत्यारोप के दलदल में फंसे हैं। और दूसरी बात है कि आपने शुक्ल जी की रचनाओं का इतना व्यापक परिचय कराया सर, उनके आलेखों को, जो आलेखों का अध्ययन नहीं करते, हम केवल साहित्य का अध्ययन करने में लगे रहते हैं, लेकिन सामाजिक, मनोविश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, उनके जो अनुवाद है, उनमें छुपे हुए जो रहस्य हैं, उनकी जो कविताएं हैं, उन सबका अध्ययन न करने के कारण जो अधकचरा ज्ञान आदमी ले लेता है और उससे निष्कर्ष दे देता है और अपने आप को महान बनने की कोशिश करता है, यह वास्तव में कितना खतरनाक खेल है और उससे हमारी पीढ़ी क्या पाएगी। यह सचमुच चिंतनीय बात है, सोचनीय बात है। और आपने सर जो व्याख्यान दिया उसके लिए धन्यवाद शब्द भी बहुत छोटा पड़ जाता है। बहुत ध्यान पूर्वक हमने सुना, पांडे जी भी सुने होंगे, हमारे श्रोता जितने हैं सब सुनेंगे भी और सुने भी होंगे। तो ऐसा लगता है कि जिस उद्देश्य को लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं, उस उद्देश्य में हमें सफलता मिलती जा रही है। हमें ऐसे ऐसे व्याख्यान सुनने को मिल रहे हैं जिससे हमारी आशाएं बढ़ती है। और हमारे जो पूर्वज रहे हैं साहित्यिक, वो केवल साहित्य के विषय में नहीं, समाज के विषय में भी सोचते थे, मन के विभिन्न विकारों के बारे में सोचते थे। और आपने ये भी याद दिलाया कि उसी समय कामायनी लिखी जा रही थी, जब शुक्ल जी मनोविकार संबंधी आलेख लिख रहे थे तो उसके कामायनी की पृष्ठभूमि बन रही थी। और कामायनी में भी वही मनोविश्लेषणात्मक जो सर्ग दिए गए हैं, जो नाम दिए गए हैं, वे हैं। तो मुझे तो मतलब इतना ध्यान पहले नहीं आया था, लेकिन अभी ये बात महसूस हो रही है कि कहीं ना कहीं प्रसाद जी इन मनोविकारों को लेकर के कुछ लिख रहे थे, सोच रहे थे और उसको फलीभूत कर रहे थे। सर बहुत बड़ा व्याख्यान रहा आपका, और इस पर अलग अलग थोड़ा और विस्तार से यदि आप आलेख देंगे तो हमें तो मतलब हम लोग बहुत ही लाभान्वित होंगे, हमारी पीढ़ी लाभान्वित होगी, हमें बहुत कुछ जानने का अवसर मिलेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संक्षिप्त जो है मत, संक्षिप्त टिप्पणी मेरी जो है वो मैं समाप्त करता हूँ। लेकिन सर से आग्रह है कि हम लोग जो किताब पुस्तक प्रकाशित करने जा रहे हैं, सर्वभाषा ट्रस्ट के द्वारा ही ये पुस्तक प्रकाशित होगी। हमें जरूर यह आलेख प्राप्त होगा विस्तृत रूप में, और हम इसे मतलब हमारी ये योजना है कि अधिक से अधिक हम इसे अपने पाठकों तक पहुंचाएंगे इस पुस्तक को, ताकि लोग जाने समझें। केवल साहित्यिक चीजों को पढ़ करके हम किसी व्यक्तित्व के, किसी साहित्यिक व्यक्तित्व का विश्लेषण नहीं कर सकते। और सर बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं, बहुत बढ़िया व्याख्यान रहा। अब इसकी प्रशंसा मैं क्या कहूँ, सीधे कह रहा हूँ कि बहुत छोटा शब्द हो जाता है, प्रशंसा मैं नहीं कर सकता। और धन्यवाद क्या दूं, हम लोग बिल्कुल आभारी हैं। और बढ़िया, अगर इसको आप रिकॉर्ड करा रहे हो तो इसकी टाइप प्रति मुझे दिला दीजिएगा, मैं आलेख बना दूंगा। जी सर, वो करना ही है मुझे, टाइप प्रति दिला करके और फिर इसे रिकॉर्ड करेंगे। और मैं तो ये चाहता हूँ कि व्याख्यान आपका और रहे आगे, मैं आपसे आग्रह करूंगा बाद में लेकिन एक जरूर होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ऐसी चीजें हैं जो छूटी हुई है लोगों के दृष्टि पटल पर। हम केवल साहित्य रट लगाए हैं। मैं केवल आपके का व्याख्यान हो रहा था तो क्रोध निबंध मुझे आ रहा था, क्रोध निबंध और महात्मा गांधी का चेहरा दोनों याद आ रहा था एक दूसरे के। मैं सोचा कि क्रोध का यदि केवल साहित्यिक विश्लेषण और
मनोविकारात्मक विश्लेषण न करके सामाजिक विश्लेषण भी किया जाए, राजनीतिक विश्लेषण किया जाए, तो बहुत कुछ संबंध मतलब दिखाई देगा कि महात्मा गांधी का जो विचार था कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल भी दे देना चाहिए, और उसमें किस तरह क्रोध को समझाते हैं, क्रोध का क्या अंत है, क्या सीमाएं हैं, क्यों जरूरत है। तो सब मिलाकर के हम लोग यदि अध्ययन करें, इसका विश्लेषण करें, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हमें केवल साहित्य तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, और वो समय भी नहीं है। और इसका आपने बहुत बढ़िया दिशा निर्देश किया, हमें भी बहुत कुछ समझने का मौका मिला कि हमें इस तरह से चिंतन करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है सर। आज के व्याख्यान से सचमुच हम लोग बहुत ही आभारी हैं, और बहुत बहुत आभारी हैं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर आप समय देंगे तो हम लोग फिर इस आयोजन को और विस्तार देते जाएंगे। सर सच में हम सबका यह सौभाग्य है, और मैं पाठक सर, मैं आपसे भी बताना चाहूंगा कि जो श्रोता हैं, श्रोताओं की इतनी मतलब सकारात्मक टिप्पणी आ रही है, अनेक टिप्पणियां हैं, और श्रोता भी बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं कि इतने तथ्य परक और महत्वपूर्ण चीजों को आपके माध्यम से, प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह सर के माध्यम से सुनने को, उनसे सुनने को मिला, और उनका ज्ञान वर्धन हो रहा है। सर इसी के बहाने मैं पाठक सर का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपके संयोजन में यह जो महती कार्य हो रहा है। निश्चित ही भले एक पुस्तक आना वो अलग बात है, लेकिन श्रोताओं का और जो दर्शक है उनका जो ज्ञान वर्धन हो रहा है वह बहुत ही मतलब जो क्या कहा जाए, एक इतिहास की तरह से आप लोग, आपका यह दृष्टिकोण है, आपकी सोच है, इतिहास की तरह से काम हो रहा है। सर आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह बना रहे, और मार्गदर्शन भी ऐसे करते रहें। निश्चित ही हम लोग कुछ और भी करते जाएंगे। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत प्रणाम सर आप दोनों। बहुत धन्यवाद सबको।